बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ इस एतबार से कि इस वक्त आप देख रहे हैं मुल्क भर में जो सिचुएशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़िंदगी अजाब की हुई है। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, उठाया जा रहा है और बगैर किसी मुकदमे के उनको जेलों में रखा हुआ है और तवील अरसे तक रखा हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही मायूसी है। मैं आपको कहता रहता हूं कि मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग शमूलियत भी इख्तियार कर रहे हैं इस दौर में भी। और इसी तरीके से शेर अफजल मरवत साहब ने एक और काम दिखाया है। कल उन्होंने चार सद्दा में जलसा किया, उसकी डिटेल तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नौशहरा में और बहुत सारे लोग परवेज खटक साहब के अपने हल्के से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आप भी जरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। उनकी आजादी के लिए बाहर ना निकलो। खुदा की लानत हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब तक जिंदगी है मेरे खून में खून है। कभी इमरान रियाज, बस इस मुल्क में अभी इसके बाद इमरान रियाज नहीं बनेगा। मेरी ऑलरेडी दाढ़ी है, उस बेचारे की दाढ़ी आपने बता दी। उसके तो खाली घूंगा क्या, मेरा हाथ काटो। लेकिन खुदा की कसम कि मैं समझता हूं कि इस झंडे को एकदम से लगा लूं। केपीके में अपने खर्चे पे अपने दोस्तों को मुतहरिक कराऊंगा, घर घर सिर्फ एक ही आवाज लेके जाऊंगा कि खान का साथ हो, क्योंकि उन्होंने हमारे जमीन को चेंज कर दिया। मैं ये चाहता हूं कि ये झंडा हमारे लिए अभी फर्ज बन चुका है कि हमें इसकी हिफाजत करें। और जिस बंदे ने, जिस शख्स ने इसको इज्जत दिया, मैं पाकिस्तान के बराबर के इस झंडे को झंडा समझता हूं। उसकी वजह पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की जुमात है, जरदारी बेकारी सिंध की जुमात है, बलूचिस्तान की जुमात को दिन पे लोग जो है जो लेते हैं, आपको पता है। अल्लाह कायनात जो है ना इनको हिदायत दे रहे। पठानों को इन्होंने बहुत लगाया, लेकिन शुक्र है कि पठान को हम अब जो है जीत चुके हैं, जिंदा हो चुके हैं। उनके जमीन अभी मुर्दा नहीं है। तुम गला काटोगे, हम गला आगे करेंगे, लेकिन ये झंडे के साथ अपनी बाप अपनी माँ को इसको प्यार देंगे, इसको भी और इसको भी। और तुम उठा के दिखाओ, कहां तक जो काटना है काट दो। लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। अरब कायनात और मैं खान, ये एक शेर वकील है जिन्होंने इस पाबंदियों के बाद वो इस झंडे को हमें दिखाया दोबारा। तो मैं इनके हाथ से ये झंडा लेना चाहता हूं और इंशाल्लाह, और मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं कि मरते दम तक ये झंडा मेरे दिल में रहेगा। मुझे किसी टिकट की शौक नहीं है, मुझे किसी वोट की शौक नहीं। मैं रब कायनात को गवाह बना के कह रहा हूं कि मैं इंशाल्लाह इसकी हिफाजत करूंगा। इंशाल्लाह इस झंडे आप भी आ जाएं। अच्छा ठीक है, आप लगा दें। ये झंडा जो है ना, इसकी हुर्मत पाकिस्तान के झंडे की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे की, इसकी हुर्मत, इसका तकद्दुस हम पे फर्ज है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह किसी भी कीमत पे हम पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए रूल ऑफ लॉ पे, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई समझौता नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। अब आप डॉक्टर साहब कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तुम्हें मीडिया के नुमाइंदगान और इन हजरात का जिंदा हाथ दीगर पार्टियों से इस्तीफा देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करते सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा ताल्लुक जिला दीर लोअर के खाल से है जी। मेरा ताल्लुक लोअर दीर के इलाका खाल से है। मेरा 16 साल रफाकत जो कि मेरी वाबस्तगी मुस्लिम लीग नून से थी, और 2015-18 के इलेक्शन में मैंने मुस्लिम लीग नून के टिकट शेयर के निशान पे इलेक्शन भी लड़ा था। क्योंकि आज मैंने खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर सपूत अखुनजादा अजहर तकवी मेरा नाम है जी, मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी थी। आज मैंने गुलामी की जंजीर तोड़कर ऐलान करता हूँ, और खासकर हमारे खैबर पख्तूनख्वा के हीरो और बहादुर सपूत एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शेर अफजल मरवत के साथ इनकी जो वलवलांगेज क़यादत है और एक हीरो की तरफ पे आज जो उभरता हुआ सितारा नजर आ रहा है, इनकी और खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करता हूँ और मरते दम तक इसमें रहूंगा। मेरी किसी किस्म की कोई शर्त नहीं है कि मैं जरूर इलेक्शन लड़ूंगा या किसी के साथ उलझ जाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मरते दम तक तहरीक इंसाफ का एक कारकुन रहूंगा और इंशाअल्लाह उसका झंडा भी लहराते रहेंगे। और बहुत जल्द और देर में इंशाअल्लाह एक बड़ा कन्वेंशन मुनक़्क़द करेंगे और हमारे साहब और हजरात का इंशाअल्लाह भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। ये भी जरा दो बातें कर लेना। मैं जरा दो बातें करूंगा। ये पहले अपना तारुफ करा दें, जरा जोर से बोलें। मेरा नाम नवाज खान है।
पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। पेशे से मैं डॉक्टर हूँ और पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल फोरम के अंदर एज चेयरमैन की हैसियत से मैं यूट्यूब में अपने ख्यालात का इजहार भी करता हूँ और बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे थिंक टैंकर से मेरी गुफ्तगू होती रहती है मुल्की मामलात पे। 2001 पे मैं पाकिस्तान की तरफ से अमेरिकन बायोग्राफिक इंस्टीट्यूट का कंट्री एडवाइजर रहा हूँ। यहाँ से कुछ एडवाइजेस होते थे उसके मामलात पे, साउथ एशिया के मामलात पे और दाखिली और खारजी मामलात पे अब भी अपना नुक्ते नजर रखता हूँ। लेकिन आज जिस वजह से मैंने ये सोचा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है शमूलियत इख्तियार करूं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इंसान जो है सिर्फ ख्यालात का इजहार करके कुछ नहीं कर सकता। आज मेरे दोस्तों, आप जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सब इस मुल्क के शहरी हैं और एक कश्ती के सवार हैं। कश्ती के अंदर सुराख हो चुका है और जब हम सब अटेंटिव होकर उस सुराख को बंद करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर ये कश्ती डूब जाएगी। किसी इलेक्शन के लालच में नहीं, मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, मेरा इलेक्शन वहां होगा। गिलगित बल्तिस्तान की सिचुएशन आप लोगों को पता है, लेकिन पाकिस्तान के एक बेटा होने के नाते से और एक सेंसिटिव शख्सियत होने के नाते से हमारा ये फर्ज बनता है कि हम कदम बढ़ाएं। बातें तो बहुत से लोग करते हैं, हमने भी बड़ी बातें की, बड़ा वक्त अपना लगाया समेत। पीटीआई के अंदर जो है बाकायदा तौर पे शमूलियत इख्तियार करता हूं और फिर मैं पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को और पाकिस्तान के क्रीम ऑफ द नेशन को ये पैगाम देता हूं कि जब तक अमल में नहीं आएंगे हमारे हालात ठीक नहीं होंगे। जब तक इंसान नहीं होती है, मैं इकबाल के शेर के साथ, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो अब ये तकरीर तो बहुत लंबी हो रही है, साथी बोर भी हो जाएंगे, आपके पास सवालात भी होंगे, तो मैं यहाँ पे आपके सवालात का जवाब देने के लिए क्या शवाहिद है नहीं, गुजारिश ये है, आपको शायद इल्म होगा, मीडिया में ये शेयर हो चुका है कि उन्होंने खुद इन लोगों से मुलाकातें की हैं और ये मीडिया ने बताया है, तो लिहाजा उनकी मुलाकातों की तुक नहीं बनती है। और बाप जो है, ये सारी सियासत उनकी बाप की उन्हें मिन्नत रही है। अचानक मियां शहबाज शरीफ साहब का ये फैसला करना कि मैं इनको यहाँ पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लाता हूँ, अब उसके नतीजे में बाप का सारा जो है उनके साथ शामिल होना, वो कहते हैं ना कि आप मेरी पीठ को जाए, मैं आपकी पीठ को जाऊंगा, सिलसिला वही चल रहा है। और इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो तो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मैं पीएमएलएन में होता, अभी 1-2 दिन पहले का बयान है, तो लिहाजा ये डंके की चोट पे अपनी एफिलिएशन बता रहे हैं। तो लिहाजा जो पाकिस्तान का कानून कहता है वो ये अब डिमांड करता है कि खुदा इस मुल्क पे रहम करें, उन लोगों को केयर टेकर बिताएं जो इन मनासिब के अहल हो, जो इलेक्शन को फेयर कराएं। अब इन तमाम लोगों के होते हुए एक पार्टीशन किरदार को मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से नकवी साहब ने पंजाब में नवाज शरीफ को जमानत दी थी, आपको पता है 401 ज़ाब्ते फौजदारी के तहत उन्होंने जमानत दी। भाई कभी कोई सूबाई हुकूमत जमानत दे दिया करती थी, उन्होंने कहा, यानी हाई कोर्ट में वो मुकदमा जेर समाअत है, वो कहता है जी मैं हम जमानत दे रहे हैं, जबकि माजी में बुजदार के दौर में सूबाई हुकूमत ने ये रद्द किया था। जी जनाब, ये जानना चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मेरी एक 10 बस्ता अर्ज है आप सबसे, आंख को देखा हाथ वो हक़ुल यकीन का दर्जा होता है। कल मेरे साथ चले चरसदा के कन्वेंशन में, अपनी आंखों से देख लो वहां क्या हो रहा है। तो मैंने कहा देखिए, आप मैं शवाहिद नहीं दे रहा हूँ, आंख को देखा हाथ देख लें, मेरे साथ चले जाएं और आप देख लें कि क्या क्या फिस्ताई हथकंडे इस्तेमाल होते हैं। हमारे अपना मुल्क है, हमारी धरती है, हमारे कानून है, हमारे अपने उजरे हैं, उनमें बैठने से ये कहते हैं कि आप नहीं बैठ सकते हैं। शर्म का मकाम है तमाम उन इदारों के लिए जो बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के शामिल हैं। अगर पाकिस्तान में ये होता है और सिर्फ तमाशाई बैठ के हम तमाशा करते हैं, तो ये हम अपनी मुल्क की जड़ों को कोपले कर रहे हैं। जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में इंसाफ और कानून की हुक्मरानी इस हद तक तजलील और गिरावट के मयार पे पहुंचेगी, उन मुआशरों का उठना, उन मुआशरों में कानून की हुक्मरानी और रूल अखलाक को जो है परवान चढ़ाना, तो हमारी वाहिद जरूरत है। न करप्शन रहेगी, न बदनवानी रहेगी, न ये एडवेंचरिज्म रहेगा, न तेरी मेरी रहेगी। सिर्फ और सिर्फ एक बात होगी, जिसका जो हक है उसको मिलेगा। पाकिस्तान को सिर्फ इसी की जरूरत है। और तजर्बे इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। और कोई भी सियासी पार्टी, आप लोगों ने देखा कि खौफ और डर इतना ज्यादा था कि 9 मई के बाद आज से 20 दिन कबल तक किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को यह हिम्मत न होती कि सिर्फ इतना कहते कि ये बच्चों और औरतों के साथ मुज़ाहरा करें। ये मेन स्ट्रीम पार्टी अभी 20 दिन हुए हैं, पीपल पार्टी भी कह रही है, पीएमएलएन, कोई भी पार्टी अगर फेयर इलेक्शन कराने के मामले पे
ہمیں بٹھانا چاہتی ہیں تو ہم ہر ایک کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن اور اگر کوئی کوڈ آف ایتھکس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے تجویز دی ہے کہ تمام پارٹیز کو سوشل میڈیا کوڈ آف ایتھکس ڈیولپ کرنا چاہیے. پاکستان کو ضرورت ہے یہ گالم گلوچ سے، یہ تھو اور میں سے، اور یہ جو پولرائزیشن ہے. آپ یقین رکھیں ہمیشہ الیکشن میں جب بھی یہ گروہی اور پارٹی بنیادوں پہ جب الیکشن آتے ہیں تو خاندان در خاندان تقسیم ہو جاتے ہیں. ایسے الیکشن آ رہے ہیں اور ایسے حالات میں آ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو اگر ہم نے تھوڑا سا مصلحت کے تحت، سلجھاؤ کے تحت ان کو یہ نہ سینسٹائز کیا کہ سیاست کو سیاست تک رہنے دیں، تو شاید ہم ایسے الیکشن دیکھیں گے جن میں نفرتیں جو ہیں وہ ایک ایسے پیک پہ جائے گی جو پاکستان نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. کہ کچھ عرصہ قبل، چند ایام قبل، امریکہ کے سابقہ پریزیڈنٹ نے خان کے اس میں بیان دیا کہ جی میں ان کا فین ہوں، آپ سب کی نظروں سے گزرا ہے. ان کا مقابلہ ہوگا کیونکہ وہ دستور امیدوار ہیں. جو سائفر کا ایشو ہے، یہ یاد رکھیں، یہ سائفر کا ایشو آنے والے یونائٹڈ اسٹیٹ کے الیکشن میں یہ ڈٹرمننٹ فیکٹر ہوگا. کس طرح کیوں کر جو بائیڈن کی حکومت نے پاکستان جو ایک ساورن اسٹیٹ کہا جاتا ہے، ان کو کہا کہ جی آپ ایک سٹنگ گورنمنٹ کو جلدی کر دیں. جو انکاری تھے کہ سائفر آیا نہیں، سائفر جھوٹا ہے، سائفر تھا ہی نہیں، آج اسی چارٹ پہ ہمارے ٹرائل ہو رہے ہیں. یعنی کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ جی آپ نے کون کو کیوں بتایا کہ جی ڈونلڈ نے یہ پیغام باجوہ کے لیے بھیجا تھا. یہ مجھ پہ الزام ہے چیئرمین پی ٹی آئی پہ، اور ہم کہتے ہیں امت رسول ہے، پاکستان ایک ساورن اسٹیٹ ہے. کہاں گئی ہماری ساورنٹی؟ پاکستان میں حکمرانی کا حق عوام دیتے ہیں، پاکستانی عوام کی ول ہے، ان کی خواہش ہے، وہ جس کو بنائیں جس کو نہ بنائیں. ڈونلڈ کہاں سے آ گیا؟ لہٰذا ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ ان کو پروسیکیوٹ کریں اور اس کا خمیازہ اس کی پارٹی بھی جو ہے ادا کرے. دیکھیے آپ نے کہا نا کہ نگران کے تبدیلی سے الیکشن ڈیلے ہوں گے. کے پی میں چیف منسٹر فوت ہوا، نئے چیف منسٹر آ گیا، کوئی فرق پڑا ہے؟ کوئی قانون تو یہ نہیں کہتا نا یہ کے پی کے ساری کیبنٹ فارغ کر دی اور نئی کیبنٹ آ گئی، کوئی فرق پڑا؟ قانوناً کیئر ٹیکر ریزائن کرتے ہیں، ہٹائے جاتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں. یہ اس میعاد کو کنڈون نہیں کرتے ہیں جو وہ گزار چکے ہیں، تو لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور نہ الیکشن ڈیلے ہونے کا کوئی اس سے خدشات پیدا ہوتے ہیں. دوسری بات، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، آپ کے پہلے سوال کا حصہ کہ ماضی میں یہ ہوا، اور میرا اپنا ذاتی ویو پوائنٹ یہی رہا ہے کہ یہ جو دست و گریباں رہنا ہے الیکشن کے حوالے سے، ان کے جو حتمی ڈائریکشن ہے، پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز اور تمام کنٹسٹنٹس کو یہ میں آپ کی توجہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ کسی ایک کو بھی یہ خدشہ نہ رہے کہ الیکشن میں ٹکٹ ایوارڈ کرتے ہوئے کوئی میرٹ پامان ہوگا. ٹکٹ جو دیے جائیں گے اے ٹو زی، ہر حلقے کا ٹکٹ صوبائی یا قومی، وہ عمران خان خود دیں گے. ریکمنڈیشن جائیں گی، ان پہ کوئی ریویژن کرتے ہیں تو وہ بھی جائیں گی، فائنڈنگز جائیں گی. خان صاحب خود ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سروے کراتے ہیں، جانکاری کرتے ہیں، لیکن یہ ذمہ داری اب کسی فرد پہ یا کسی بورڈ پہ یا کسی صوبے کی اس پہ نہیں ہے کہ جی آپ کسی کو بتا دیں کہ ٹکٹ آپ کا ہو گیا. ٹکٹ اگر وہ رہا ہوتے ہیں گڈ انف، خدا نخواستہ ان کو مزید جو ہے پابند سلاسل رکھا جاتا ہے تو تمام فہرستیں، تمام ویوز، تمام رپورٹ سمیت ہم جیل میں ان کے سامنے پریزنٹ کریں گے، پھر جو فیصلہ کریں گے وہی فائنل ہوگا. خان کی وجہ سے تو قوم ان کو بڑے نام سمجھنے لگی. بڑے وہ ہوتے ہیں جو کردار کے بڑے ہو، جو عزم سمیم کے ساتھ مشکل وقت میں دوست کا ساتھ نہ چھوڑیں. جو لوگ گئے ہیں ان کی نسل بھی تحقیر کا نشانہ بنتی رہے گی. بڑے وہ لوگ ہوں گے، اور بڑے یہ سلم جاوید ہیں، یہ ڈاکٹر صاحبہ ہے، خدیجہ شاہ ہے، یہ جو ضلع شاہ ہے اس کا خاندان ہے. کتنے لوگ میں نام بتا دوں کہ جو سفر کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، پرچوں پہ پرچے ہو رہے ہیں. تو جو آج، اور یہ پاکستان میں رواج بننا چاہیے، ڈٹ جانے کا، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف. کیا ہو جائے گا؟ آدھی سے زیادہ کے فطری زندگی تو ہم گزار چکے ہیں، کیوں نہ پاکستان کی خاطر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ جی پاکستان میں ہم نے ہر قسم کے ظلم، جبر، اللیگلٹی، پرورسٹی، اس کو ہم نے روکنا ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. ایک دفعہ قوم ڈٹ جائے پاکستان میں، پھر کبھی کوئی یہ ہمت نہ کر سکے کہ ہم نے پاکستانیوں کے حقوق کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کرنا ہے. تو لہٰذا وہ بڑے لوگ نہیں تھے، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بڑے عہدوں پہ رہے. اور آدمی کی آدمیت کا، اس کے کردار کا، اس کی صفتوں کا، اس کی خاصیتوں کا، اور ان کی تمام صفات کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کسی مرد، کسی انسان پہ مشکل وقت آتا ہے. مشکل وقت آیا، انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ انتہائی تحقیر زدہ لوگ تھے. ٹکٹ بھی دیے تھے، خان صاحب نے ان پہ اعتماد بھی کیا تھا. کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے، کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا انسان ہے یا کتنا چھوٹا انسان ہے. کوئی بتا سکتا تھا جو گورنر رہے، وزرائے اعلیٰ رہے، مرکزی وزیر رہے، اور کوئی ان میں سے ایک یہ بتا سکتا ہے کہ اس نے 1% خان کے ساتھ کوئی ذاتی نیکی کی ہے؟ خان نے تو ان کو شناخت دی، خان نے تو ان کو پاکستان میں پہچان دی، اور خان کا نام ابیوز کرتے ہوئے
देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन लोगों की वजह से सरबाती सुननी पड़ी और तकालीफ और गालियां सुननी पड़ी। चलो अच्छा हुआ अल्लाह ये वक्त लाया और इस वक्त के तफेल अल्लाह ने हमारी तदहीर कर दी है। इंशाल्लाह ये फिर पाकिस्तान देखिए वो बाप वालों को जो है अपने साथ शामिल करा रहा है। एक मिनट, ये सारे वही लोग हैं जो आने वक्त में जो है जब नवाज शरीफ आया था 2017 में, याद है कोई एक भी आपको नजर आया एयरपोर्ट में उनको लेने? तो लिहाजा ऐसे लोग सियासत में अब ट्रेंड ये होना चाहिए कि ऐसे गंदे अंडों को जो है सियासत के इस सियासत से निकलना चाहिए। जो कहते हैं उठाकर फेंक दो बाहर। आप यकीन करें हाजिर नाज़रीन खान अब उसकी यानी वो इब्तिदा में सोचता था जब 4 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फवाद चौधरी ने और असद उमर ने, नहीं फरूख हबीब तो बाद में, तो इन लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रास्ता खोल दिया, उस वक्त जो है हमें अंदेशे थे और हमें फिक्र थी। जो शख्स मार खा के पार्टी के साथ नहीं कर सकता है, जो शख्स ब्लैकमेलिंग को अवॉइड नहीं कर सकता है, क्या कीमत होगी? आपके साथी साफी इमरान रियाज ने कितना अर्सा गुजारा? तो लिहाजा 3 महीने 4 महीने 5 महीने 5 साल गुजार दें, लेकिन खट से आदमी बाहर सामने आए ना तो भी तो कहें कि मर्द तो ये होते हैं सियासतदान। हमारी सियासत को अब इन गंदे पलीतों से पाक करने का वक्त आया हुआ है कि जी उस वक्त फिक्री गिरानी की बात होती थी। इसी खान का ये बयानिया है कि जो हम जिन चीजों को फिक्र समझते थे वो हमारी खामखियालियां थी। सियासत को हमने अब बड़े ही रियल रूप में देख लिया है। हमने देख लिया है कोई विकट नहीं होती है, ये सारे रंग नंबर थे। इसी वजह से तो खान कहता है मुझे इलेक्टेबल नहीं चाहिए। मैंने उनके सामने फहरिस्त रखी 11 लोगों की, 3 नामों पे उसने कट लगा दिया, तो बड़े बड़े नाम हैं और कुछ लोग मैं आपके सामने ला रहा हूँ। नहीं मैं नाम इसलिए नहीं बोलूंगा कि वापसी का इम्कान नहीं है। वो वापसी वाले वो लोग नहीं है ज्यादातर जो पहले पीटीआई में थे, ऐसी बात नहीं है। खान के सामने मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ और ये खान के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि हमें इलेक्टेबल्स नहीं चाहिए, हमें बड़े बड़े नाम नहीं चाहिए। मैंने अब अपने वर्कर जो मेरे साथ डटा हुआ है उसको मैंने मजबूत करना है। उन्होंने मिसाल दी कि 2018 में अपने वर्कर के बजाय इलेक्टेबल को तरजीह दी तो 19 लोग वो इलेक्ट हो गए जो कि जिनको पार्टी के वर्कर होते हुए हमने इलेक्टेबल को तरजीह दी, 19 लोग वो आ गए। तो लिहाजा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने वाले जितने भी हैं ये समझ लें कि उनकी भारी भरकम शख्सियत, उनका बड़ा नाम, उनका पैसा, उनकी दौलत हमारे लिए कोई मयार ही नहीं है। जो इस तरह के लोग आना चाहते हैं इखलास के साथ पार्टी की खिदमत करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि वो पार्टी के लिए कोई एक मददगार साबित हो सकते हैं।